नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पंचाल आप सभी के बीच फिर से एक बार रेल के नियम कायदों के बारे में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, 10 से 15 दिन हुए हैं लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं और बहुत सारे मेरे रेल कर्मचारी भाई ग्रुप विशेष रूप से जो ग्रुप सी और डी से संबंध रखते हैं, वे अपनी तरह तरह मेडिकल समस्याओं को लेकर कुछ सवालात कर रहे हैं, जिनको आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी उन सब बातों का, उन सब कायदों का, उन सब नियमों का और आपको लाभ मिल सके। दोस्तों, आज का हमारे YouTube चैनल पर जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। तो साथियों, इस टॉपिक में विशेष बातें जो हैं वो ये हैं कि जो रेलवे ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है भारतीय रेल मंत्रालय के अंदर, जैसे रेलवे बोर्ड, RDSO या नई दिल्ली में जो कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इनका इलाज की व्यवस्था की जाती है। बाकी जो क्षेत्र है, बोले तो प्रोडक्शन यूनिट की मैं बात करूं, कारखानों की मैं बात करूं या ओपन फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों की मैं बात करूं, तो उसके लिए अलग से रेलवे ने स्वास्थ्य यूनिट बनाई है। दोस्तों रेल के अंदर 121 हॉस्पिटल और 586 आपकी मेडिकल यूनिट्स हैं, जिनके ऊपर रेलवे सालाना 584 करोड़ रुपए खर्च करता है। साथियों, आगे सवाल आता है कि रेलवे में इन मेडिकल सुविधाओं का लाभ कौन कौन ले सकता है। साथियों, इस मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने के जो लाभार्थी हैं वो परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, चाहे भले ही दोनों नौकरी पे हों। अगर वो रेल के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो दोनों इसका मेडिकल बेनिफिट्स का, मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। उनका पुत्र जो उन पे आश्रित हो और जिसकी उम्र 21 साल हो, उम्र भले ही 21 साल हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर पूर्ण रूप से वो अपने पिता पर जो सर्विस कर रहा है या माता पर जो सर्विस कर रहा है, अगर उनके ऊपर वो पूर्ण रूप से आश्रित है तो वो भी इसका लाभ ले सकता है। अविवाहित पुत्रियां या पुत्री या विधवा पुत्री जो केवल अपने पापा पर, अपनी माँ पर जो रेल के अंदर कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, अगर वो पूर्ण रूप से उन पर आश्रित है तो वो भी इस परिवार के सदस्य होने के नाते रेल की मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, सौतेले पुत्र या पुत्रियां जो अपने रेल कर्मचारी पिता पर या रेल कर्मचारी अपनी माता पर निर्भर हैं, वो भी इन मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल सुविधाएं किन्हें मिलती हैं? अगर मैं रेल की बात करूं तो मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो रेल कर्मचारी ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के जितने कर्मचारी हैं सभी को मिलती है। ऊपर से जो रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर हैं उनको भी दिया जाता है, जो ऑडिट के संबंध में जो क्लर्क हैं उनको भी दिया जाता है, कर्मचारियों को मिलता ही मिलता है। साथ में जो डेपुटेशन पे कर्मचारी होते हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाता है। यूनियनों में जो पदाधिकारीगण हैं, जो ट्रेड यूनियनों में, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों में काम कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है। और रिटायर्ड हो चुके और जो साथी ट्रेड यूनियन में बैठे हैं, रिटायर्ड पर्सन, उनको भी मेडिकल सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। आगे बात करते हैं अपन प्रतिपूर्ति दावे की, जिसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट क्लेम। दोस्तों, रीएम्बर्समेंट क्लेम जो आपका है, आप यदि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो भी आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में, जिसको रेलवे ने इमरजेंसी जो घटनाएं हैं वो जैसे कि हार्ट अटैक आना, डिलीवरी केस हुआ
या किसी को सड़क दुर्घटना हुई, ऐसे केसेस को आपातकालीन बताया गया है। तो आपातकालीन स्थिति में यदि आप अपना ट्रीटमेंट या आश्रितों का जो ट्रीटमेंट है किसी निजी अस्पताल में करवाते हैं, तो हमको ये सिद्ध करना पड़ता है कि हमारे साथ इमरजेंसी हुआ है, तो हम प्रतिपूर्ति दावा जिसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट क्लेम करने के हकदार हैं। साथियों, ये क्लेम पहले कार्मिक विभाग द्वारा दिया जाता था पर्सनल ब्रांच के जरिए, लेकिन अब इसे मेडिकल्स ऑफिसर्स को सौंप दिया है, यानी चिकित्सा अधिकारी को, CMS बोले तो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपके सेंट्रल हॉस्पिटल को। साथियों, इसमें एक मुख्य बात यह है कि यदि दावे की राशि, रिएम्बर्समेंट की राशि अगर 2 लाख रुपए है, तो आप इसको मंडल कार्यालय के द्वारा पा सकते हैं, यानी कि ये मामला मंडल कार्यालय पे आके निपट जाता है, जिसकी DRM को मुख्य रूप से पावर है कि आपका वो 2 लाख रुपए तक का क्लेम पास करके दे सकता है। साथियों, 2 लाख से यदि आपका ऊपर क्लेम है, उससे ज़्यादा है 2 लाख से ऊपर, तो उस क्लेम को लेने के लिए आपको महाप्रबंधक GM या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखना पड़ता है, और बाकी की राशि यानी कि 2 लाख से ऊपर का जो राशि है, अगर 2 लाख से ऊपर का आपका दावा है, 2 लाख से ऊपर का यदि आप रीएम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं, तो वो राशि के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो GM या फिर रेलवे बोर्ड है, तो उसके माध्यम से आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, आगे जो समस्या आती है कर्मचारियों को, वो साथियों मसला आता है कर्मचारी की छुट्टियों का। अक्सर कर्मचारी को लाचारी के चलते सिक मेमो लेना पड़ता है, और मजबूरन वो कई बार बिना बीमारी के भी सिक पर चला जाता है, जो कि मैं कहूँ तो ये तरीका एकदम अनुचित है। इसका आप तरीके को प्रयोग में न लाएं, इस गलत तरीके को न अपनाएं। और ये मैं डायरेक्शंस मानिए या मेरा प्रार्थना मानिए कि प्रत्येक कंट्रोलिंग ऑफिसर भी अपने कर्मचारियों को समय पर ज़रूरत के हिसाब से छुट्टी दे तो ज़्यादा बेहतर हो। उससे ना आपके काम में दिक्कत आएगी। कर्मचारी जितने दिन की छुट्टी मांगता है, कर्मचारी को उससे 2 दिन ज़्यादा छुट्टी दीजिए, क्योंकि वो छुट्टियां कर्मचारी की हैं, कर्मचारी के ही काम आने वाली हैं। तो जब कर्मचारी को लगेगा कि मेरी छुट्टियां नहीं है, खाते में एब्सेंट लगेगा, मेरा वेतन कट सकता है, तो कर्मचारी अपने आप सोचने पर मजबूर होगा और वो अपने घर से वापसी कम समय में लौटेगा। साथियों, अक्सर कर्मचारी को बीमारी के लिए जो सिक मेमो लेना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के इलाज के लिए जो मेमो लेना पड़ता है, वो मेमो आप लेके रेलवे हॉस्पिटल जाएं और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। वहाँ पर एक विशेष जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, मुख्यालय को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको रेलवे डॉक्टर से अनुमति ना मिले। कई बार साथियों मैंने नोटिस किया है कि अपन प्राइवेट डॉक्टर से इलाज ले लेते हैं और 3 दिन तक किसी कारणवश अब्सेंट हो जाते हैं या बीमारी के चलते अब्सेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट डॉक्टर से लिया हुआ PMC अगर वो 3 दिन का है तो 3 दिन के PMC के बेस पे आपको ड्यूटी पर वापस बिना किसी दिक्कत के ले लेना चाहिए। अगर आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको उचित नहीं समझता तो आपके चिकित्सा अधिकारी को मेमो देकर आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको भेज सकता है, आपके इलाज के लिए। लेकिन एक इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यदि कर्मचारी को आंख की बीमारी उस 3 दिन के अंदर नहीं हुई है तो आपको ड्यूटी देने में या कंट्रोलिंग ऑफिसर को ड्यूटी देने में कोई दिक्कत कर्मचारी के प्रति नहीं आनी चाहिए। यदि कभी ऐसी समस्या पैदा हो जावे तो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को अपने कर्मचारी से एक डिक्लेरेशन लिखवा लेनी चाहिए कि इस पीरियड में इन 3 दिनों के समय के अंदर
उन्हें किसी प्रकार की आँख की कोई समस्या नहीं है, तो इसके बाद आप कर्मचारी को ड्यूटी पर ले सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर, रेल कर्मचारियों से संबंधित नियम कायदे को लेकर मैं नरेंद्र पंचाल आपके मध्य वीडियो लाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों का प्यार मेरे साथ बना रहेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।